तो दोस्तों आप अपने बड़े बूढ़ों से लोगों से हमेशा ये सुनते आए होंगे कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते समय या कोई मकान खरीदते समय आपको पूरी जांच पड़ताल करनी लेनी चाहिए, तभी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए, तभी मकान को खरीदना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल आप सही सुनते आए हैं, क्योंकि आप प्रॉपर्टी तो खरीद लेते हैं, आपका लाखों रुपया एक प्रॉपर्टी आज के टाइम पर लाखों रुपये में आती है, 50 लाख 70 लाख करोड़ों रुपए में आती है। और यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे, आप जांच पड़ताल नहीं करेंगे, तो आपको सालों तक तो कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा, सिविल सूट आपको लड़ना पड़ेगा और प्रॉपर्टी आपको ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो किस तरीके की न्यायालय में परेशानी आती हैं, उसी जो मैंने प्रैक्टिकली तौर पे देखा, उसी एक समस्या को मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या यहाँ पर कुछ आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या महत्वपूर्ण सावधानियाँ आपको बरतनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि समस्या के फैक्ट्स क्या हैं, वो पहले हम समझ लेते हैं कि फैक्ट्स क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पति पत्नी है और एक उनका 4-5 साल का एक नाबालिग बच्चा है। तो फ्रेंड्स होता क्या है, यहाँ पर पति की मृत्यु हो जाती है और पति की जो संपत्ति है, चाहे वो उसे दादा से प्राप्त अपने पिता से प्राप्त हुई है, चाहे दादा से प्राप्त हुई है, वो यहाँ पर पत्नी के हिस्से में आती है। और यहाँ पर जो नाबालिग बच्चा है उसका भी उसमें हिस्सा रहता है, जो बालिग होने के बाद उस पर क्लेम कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर जो पत्नी है, पत्नी क्या करती है, उस जो हिस्सा उसके हिस्से में आया है उसके साथ वो बच्चे का हिस्सा भी क्या करती है, उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कर देती है, उसको बेच देती है, सेल कर देती है। तो फ्रेंड्स होता क्या है, जो खरीदने वाला है वो तो यही समझता है कि इसे राइट है बेचने का, क्योंकि ये इसके हिस्से में आई है, और वो उसको खरीद लेता है, ये बोनाफाइड परचेज़र की तरह उसको खरीद लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समस्या कितने सालों बाद, जब वो 18 साल का हो गया, जब समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समस्या क्या है, उसने यहाँ पर जो परचेसर था जिसने संपत्ति खरीद ली, उसने आगे भी संपत्ति उसको बेच दी, उसमें दुकानें बनवाई, उसे दुकानें बनवा कर संपत्ति बेच दी। तो आगे के भी ट्रांजैक्शन पर सवाल उठ गया कि जो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर सवाल उठ गया, वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हुआ क्या कि जो माता थी, जब उसके पति की मृत्यु हो गई, तो उसने जो प्रॉपर्टी उसके हिस्से में आई थी, उस पर जो उसका और उसके बच्चे का जो हक था, जो शेयर था, उसने वो किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, जब लड़का यहाँ पर जो नाबालिग लड़का था, बच्चा था, वो जब 18 साल से बड़ा हुआ, तो उसने कोर्ट में यहाँ पर ये क्लेम किया कि माँ ने यहाँ पर मेरे शेयर को भी यहाँ पर बेच दिया, जो उसे ऐसी यहाँ पर ऐसी कोई नीड नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, और विदाउट दी कोर्ट परमिशन। क्योंकि ऐसे मामलों में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कोर्ट से परमिशन लेके कि क्या आवश्यकता पड़ रही है बच्चे के बेनिफिट के लिए, उसके बेनिफिट के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, लेकिन कोर्ट की परमिशन से। तो यहाँ पर उसने कोर्ट की परमिशन नहीं ली थी और यहाँ पर प्रॉपर्टी बेच दी थी। तो जब लड़का यहाँ पर बालिग हुआ, 18 साल से बड़ा हुआ, तो उसने कोर्ट में क्लेम किया, एक सिंपल डिक्लेरेशन का सूट यहाँ पर फाइल किया कि इसको नल एंड वॉइड इसको घोषित किया जाए, मतलब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं था, ये माना जाए कि ऐसे प्रॉपर्टी बेची ही नहीं गई थी, ऐसा माना जाए। तो उसने ये कोर्ट में सूट दाखिल किया और सूट यहाँ पर नल एंड वॉइड माना गया। सूट यहाँ पर जो सेल थी वो यहाँ पर नल एंड वॉइड मानी गई। तो फ्रेंड्स यही सब समझने की बात है कि यहाँ पर बेचने वाले को भी और ख़रीदने वाले को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप दूसरे के शेयर को ना बेचें, अपने शेयर को बेचें। और ख़रीदने वाले को भी ये पता होनी चाहिए कि इस प्रॉपर्टी में कोई लीगल ईयर्स और भी तो नहीं है। उसे यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि इसके बच्चा भी है, और उसे यहाँ पर एडवोकेट से पूछना चाहिए था कि इसके बच्चा है, इस बच्चे की परमिशन कैसे लेनी है। तो वो बताता है एडवोकेट कि आपको कोर्ट से परमिशन लेनी है, जो माता है वो कोर्ट से परमिशन लेगी, तब आपको प्रॉपर्टी
बेच सकती है। लेकिन ऐसा नहीं किया था तो आगे यहाँ पर बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि एक तो उसने प्रॉपर्टी खरीदी और उसने आगे भी प्रॉपर्टी बेची, तो आगे यहाँ पर कितने लोगों का यहाँ पर पैसा, 2-3 पक्षों का यहाँ पर पैसा यहाँ पर फंस गया। जो मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है, यहाँ पर जो बच्चे को तो प्रॉपर्टी मिल गई 18 साल के बाद, उसने जो क्लेम किया कि ये ट्रांजैक्शन नल एंड वॉइड है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं था। कोर्ट ने मान लिया, उसे नल एंड वॉइड घोषित किया गया, क्योंकि कोर्ट की परमिशन उसमें नहीं ली गई थी, उसमें बच्चे का भी अधिकार उसमें सम्मिलित था। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण बात है कि आप दूसरे के शेयर को ना बेचें, और ऐसी परिस्थिति आप तो एडवोकेट से सलाह जरूर लें, अपना दिमाग ना चलाएं। इसीलिए कहते हैं वकील की सलाह ले लें, नहीं तो बाद में आप पछताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी तरह तरह की समस्याएं यहाँ पर आती हैं। तो आपको ये महत्वपूर्ण चीज़ जो इसमें समस्या से आपके सामने आई कि आपको प्रॉपर्टी खरीदते समय ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इस प्रॉपर्टी पे किन किन लोगों का शेयर बनता है। अभी ये किसी के मरने के बाद दूसरे व्यक्ति के हिस्से में आई है, तो कहीं और भी तो इसके शेयर होल्डर नहीं है, तो कौन कौन इसके शेयर होल्डर हैं वो आपको पता कर लेना है, एडवोकेट की सलाह लेनी है। और ऐसा ही बेचने वाले को, जो बेच रहा है, ट्रांजैक्शन करना है, उसको भी ये पता कर लेना चाहिए कि, लेकिन वो पता नहीं करेगा, उसे तो बेच नहीं है, उसे पैसा मिल जाएगा, और पैसा वो अब बाद में ज़िंदा रहे या ना रहे, तो वो ऐसा नहीं करता है जानबूझ के। ऐसा हो सकता है, लेकिन उसे भी अगर वो चाहता है कि मुझे आगे कहीं कंपनसेशन ना देना पड़े, क्षतिपूर्ति नहीं देना पड़े, तो उसे भी ये चीज़ पता कर लेनी चाहिए कि ये मेरा बच्चा है, इसका भी हिस्सा है, और ये आगे चल के ये क्लेम इसमें कर सकता है, मैं इस प्रॉपर्टी को बेच तो रही हूँ। तो एडवोकेट से सलाह लेनी चाहिए थी। एडवोकेट बताता कि आपको यहाँ पर पहले क्या करना है, कोर्ट से परमिशन लेनी है इस ट्रांजैक्शन के संबंध में, इस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के संबंध में। तो नमस्कार दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।